डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के सीजफायर वाले सर्कस का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, कहा जाता है अगर आप एक जोकर को चुनते हैं तो वो आपको सर्कस ही दिखाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही किया। उन्होंने ईरान के साथ सीजफायर के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना सरपंच चुना और अब मुनीर दुनिया को सीजफायर के नाम पर पाकिस्तानी सर्कस दिखा रहा है। और अब ये हालात हैं। शहबाज शरीफ जिस वार्ता को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय बता रहे थे, वो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे शर्मनाक पल साबित होने जा रहा है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए, अमेरिका और ईरान के बीच जिस वार्ता के लिए इस्लामाबाद में जनता को घरों में कैद कर दिया गया, राजधानी में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिस वार्ता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस सूट बूट पहनकर पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, उस वार्ता पर संकट के बादल कैसे गहराते दिख रहे हैं। आज आपको यह भी समझना चाहिए कैसे ईरान ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है इस वक्त उससे बड़ा वीवीआईपी कोई नहीं है और उसकी शर्तों को माने बगैर न वार्ता होगी न सीज फायर होगा। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि ऐन वक्त पर ईरान की शर्तें कैसे बढ़ती जा रही हैं। मित्रों, पाकिस्तान में चल रहे सीज फायर वाले ड्रामे के बीच दुनिया में तेल संकट कितना गहरा हो चुका है, हॉर्मूज को लेकर 24 घंटे में क्या अपडेट आया है और आगे क्या होने वाला है, ये वो सवाल है जिन्हें आज हम एक एक करके डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, इस्लामाबाद में बैंड बाजा बारात लेकर तैयार बैठे शहबाज और मुनीर को किस बात की टेंशन सता रही है। डीएनए मित्रों, इस्लामाबाद में पहले 10 अप्रैल यानी आज ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होनी थी, लेकिन बाद में इसे 11 अप्रैल से शुरू करने की योजना बनाई गई। पाकिस्तान के सेरेना होटल में दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। इस होटल को पाकिस्तान की सरकार ने 8 अप्रैल से रविवार शाम तक के लिए रिजर्व कर लिया है। सेरेना होटल के आसपास 3 किलोमीटर के इलाके को पाकिस्तान की सेना ने सील कर दिया है, यानी पाकिस्तान की सेना की इजाजत के बगैर यहां कोई नहीं आ सकता। राजधानी इस्लामाबाद में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। वार्ता की वजह से गुरुवार और शुक्रवार के दिन छुट्टी घोषित कर दी गई है, यानी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद कर दिए गए हैं। सड़कें पूरी तरीके से खाली हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दूसरे अमेरिकी वार्ताकारों के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं, जो शनिवार सुबह पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। लेकिन ईरान के वार्ताकार के पाकिस्तान आने पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि ईरान के वार्ताकारों ने लेबनान में युद्ध विराम और जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की शर्त सामने रख दी है। मित्रों, जिस काम में पाकिस्तान हाथ डालता है उसमें अक्सर अनिश्चितता, असमंजस और अफरा तफरी की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल पाकिस्तान में जिस शांति वार्ता को देश की तारीख का सबसे बड़ा सम्मान बताया जा रहा है, उसका भविष्य भी अनिश्चित है। यानी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर समारोह के लिए शामियाना लगाकर बैठे हैं, लेकिन वीवीआईपी चीफ गेस्ट उद्घाटन का फीता काटने को तैयार नहीं है। और मित्रों, इस वार्ता का वीवीआईपी चीफ गेस्ट अमेरिका नहीं है, ईरान है। और ईरान ने ही फिलहाल इस वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये अभी तक की जानकारी है। आज एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से ईरान के वार्ताकारों के पाकिस्तान पहुंचने या फिर ईरान से निकलने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान की मीडिया अमेरिका और पाकिस्तान के दावे की असलियत दुनिया के सामने लगातार रख रही है। अमेरिका की तरफ से इस वार्ता में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अलावा ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हिस्सा लेंगे, जबकि ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ हिस्सा लेने वाले हैं। इन दोनों को आज इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन ईरान की मीडिया ने साफ साफ कहा है अब तक ईरान के नेता तेहरान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए हैं। मित्रों, तंजीम न्यूज एजेंसी ईरान की प्रमुख सरकारी मीडिया है, जिसने ईरान के नेताओं के पाकिस्तान पहुंचने की बात को गलत बताया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने साफ साफ कहा, अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने ईरानी वार्ता टीम के इस्लामाबाद पहुंचने का जो दावा किया है वो पूरी तरह झूठ है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ईरान नहीं छोड़ा है। जब तक अमेरिका लेबनान में सीजफायर की अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं करता और इजरायली हमले जारी है, तब तक वार्ता नहीं होगी। मित्रों, ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी IRGC से जुड़ी आधिकारिक एजेंसी है, यानी फार्स एजेंसी की खबर को आप सीधे IRGC का बयान भी कह सकते हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने भी साफ साफ बताया, ईरानी वार्ता टीम इस्लामाबाद में नहीं पहुंची है और ना ही इस्लामाबाद जाने की योजना बनाई गई है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया,
ईरान ने पाकिस्तानी अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि लेबनान में इजराइल के हमले बंद होने तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इस एजेंसी ने भी अमेरिकी मीडिया की उन रिपोर्ट्स को सीधे खारिज कर दिया जो ईरानी वार्ताकारों के इस्लामाबाद पहुंचने की बात कर रहे थे। ईरान की सरकारी प्रेस टीवी ने भी ईरानी नेताओं के पाकिस्तानी जाने की अफवाहों को बेबुनियाद बताया। प्रेस टीवी ने भी कहा, ईरान से कोई भी दल इस्लामाबाद नहीं जाएगा। मित्रों, ये ईरान के प्राइवेट न्यूज चैनल नहीं है, वो न्यूज एजेंसी और टीवी चैनल हैं जिनको ईरान की सरकार और IRGC की आवाज समझा जाता है। यानी पाकिस्तान और अमेरिका के न्यूज चैनल और अखबार जो कह रहे हैं वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। असलियत यह है, इस वक्त ईरान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ लगातार ईरान के नेताओं के संपर्क में हैं, उनसे मिन्नतें की जा रही हैं, इस्लामाबाद आ जाइए। लेकिन अब तक ईरान अपने रुख पर अड़ा है। पाकिस्तान को बता दिया गया है। शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में जो कहा था, लेबनान में सीजफायर लागू होने का जो ऐलान किया गया था, उसको अमेरिका और इजराइल माने। अगर ऐसा नहीं होता तो वार्ता नहीं होगी। और अब ईरान की तरफ से वार्ता में शामिल होने वाले स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने साफ साफ कह दिया है, दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तय किए गए 2 उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेबनान में संघर्ष विराम और बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की जब्त संपत्तियों को मुक्त करना, बातचीत शुरू होने से पहले इन दोनों शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। मित्रों, समझ रहे हैं आप, ईरान ने वार्ता करने के लिए यह शर्त रख दी है, जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वार्ता के लिए अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। आज आपको सुनना चाहिए जेडी वेंस ने अमेरिका से रवाना होने से पहले इस वार्ता को लेकर क्या कहा। हम इस वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सकारात्मक रहने वाली है। अगर ईरानी ईमानदारी से बातचीत करने और सहयोग का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर वे हमें धोखा देने या खेल खेलने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि वार्ता टीम उतनी सहनशील नहीं होगी। राष्ट्रपति ने हमें काफी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। मित्रों, ट्रंप के डिप्टी जेडी वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है। कहा है, अमेरिका के साथ खेल मत खेलो। जेडी वेंस ने यह भी बताया, ट्रंप ने उनको ठीक से समझाया है वार्ता से उनको क्या हासिल करना है। हालांकि इस्लामाबाद में यह वार्ता हो पाएगी या नहीं, इस पर असमंजस बरकरार है। लेकिन हम आपको फिर से कह रहे हैं, हर घंटे चीजें बदल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ईरान वार्ता में शामिल होगा। ईरान की ओर से अभी तक बातचीत में शामिल होने पर हामी नहीं भरी गई है, यानी अनिश्चितता बरकरार है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त ईरान से जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद में सीजफायर को लेकर कल होने वाली मीटिंग में ईरान शामिल नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक होगा। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में पाकिस्तान के बारे में कहा था, अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर से ज्यादा दिए, लेकिन बदले में हमें सिर्फ झूठ और धोखा मिला। इस बयान के 8 साल बाद एक बार फिर से ट्रंप ने पाकिस्तान पर भरोसा किया है और ऐसा लग रहा है उन्हें इस बार झूठ और धोखे के साथ जिल्लत भी मिलने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान भले ही ईरान को अब तक वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं कर पाया हो, लेकिन उसने वार्ता का पूरा माहौल जरूर बना दिया है। मित्रों, शहबाज और मुनीर इस वार्ता से पहले कई राउंड की वार्ता कर चुके हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी अमेरिका और अपने मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने दुनिया भर के पत्रकारों को इस्लामाबाद बुलाया है। दुनिया भर के पत्रकारों को ऑफर दिया गया है, इस्लामाबाद आए और वीजा ऑन अराइवल पाएं। आज आपको पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। इस पोस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता को कवर करने के लिए पत्रकारों के स्वागत करने की बात कही गई है और सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को बिना वीजा के बोर्डिंग की अनुमति दी जाए और पाकिस्तान के इमिग्रेशन अधिकारी उन्हें पाकिस्तान पहुंचने पर वीजा दे दें। मित्रों, सोचिए, अमेरिकी मीडिया जो अपने राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शती, वो पाकिस्तान पहुंचेगी। जेडी वेंस सूट बूट पहनकर वार्ता के लिए तैयार रहेंगे और ईरान के वार्ताकार आएंगे नहीं, तो अमेरिका और वर्ल्ड मीडिया इनका क्या हाल करने वाली है। क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिका से निकल चुके हैं, इसलिए ईरान पर वार्ता में शामिल होने के लिए पूरा दबाव डाला जा रहा है। खबर यह भी है कि इस वार्ता में पाकिस्तान की जगह चीन को गारंटर बनाया जा सकता है। पश्चिमी मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईरान को पाकिस्तान और अमेरिका की गारंटी पर भरोसा नहीं है। आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक में एक सरकारी परिसर के पास मौजूद इलाके को निशाना बनाया गया।
इस हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। धमाके में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा साउथ लेबनान के कई इलाकों में इजराइल ने बम बरसाए, जिससे कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। मित्रों, सोचिए, एक तरफ ईरान कह रहा है लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो वार्ता नहीं होगी, दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में ईरान वार्ता के लिए आएगा, उम्मीद काफी कम है। हालांकि इस पूरे सीजफायर में जिस तरह नाटकीय मोड़ आ रहे हैं, सुबह तक क्या होगा, ईरान का आखिरी फैसला क्या होगा, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन ईरान नहीं आया तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की जग हसाई होगी, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही हो गई है। आज आपको दुनिया भर में तेल संकट की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानना चाहिए। समझना चाहिए कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब खुद ही तबाही का शिकार हो गया। 9 अप्रैल 2026 को सीजफायर के बाद ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया। वो लेबनान पर इजराइल के हमले का जवाब दे रहा था। मनीफा और खुरैस रिफाइनरी पर ईरानी हमले से 6 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन ठप हो गया। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमले से 7 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन रोकना पड़ा, यानी एक झटके में 13 लाख बैरल प्रतिदिन का नुकसान हो गया। 13 लाख बैरल क्रूड से मॉरिशस की लगभग 40 से 45 दिनों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, जबकि मालदीव लगभग 110 दिन तक चल सकता है। मित्रों, जो देश ये तेल खरीदते थे उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ी है। सीजफायर के बाद उम्मीद थी हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया। ट्रंप की आपत्ति के बावजूद सीजफायर के बाद सिर्फ 7 जहाज हॉर्मुज से निकल पाए हैं, वो भी ईरान की इजाजत के बाद। एशिया में जापान को हॉर्मुज बंद होने से सबसे बड़ा झटका लगा है। जापान अपना 95% तेल मिडिल ईस्ट से मंगवाता है, इसमें से 70% तेल हॉर्मुज से आता है। जापान की 87% ऊर्जा सिर्फ आयात पर निर्भर है। इस संकट से निपटने के लिए जापान की प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ बैरल तेल रिजर्व से जारी करने का फैसला लिया। इससे जापान का काम 15 दिनों तक चल सकता है। अब जापान ने हॉर्मुज के वैकल्पिक रास्तों की तलाश भी शुरू कर दी है। मित्रों, हॉर्मुज बंद होने और कतर जैसे देशों पर हमले की वजह से एशिया में एलएनजी की कीमतें 140% से ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे सिंगापुर और ताइवान जैसे देश इससे सीधे प्रभावित हैं। श्रीलंका में लोग कह रहे हैं पहले पैसे नहीं थे, तेल था, लेकिन अब पैसे हैं लेकिन तेल नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में श्रीलंका ने तेल बचाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिए हैं। श्रीलंका में ईंधन बचाने के लिए हर बुधवार सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन खोले जा रहे हैं। आम नागरिकों को एक सप्ताह में सिर्फ 15 लीटर तेल दिया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों को 200 लीटर प्रति सप्ताह ही तेल दिया जा रहा है। साउथ कोरिया जैसे एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी तेल संकट का प्रभाव पड़ा है। 1990 के बाद पहली बार साउथ कोरिया में फ्यूल प्राइस कैप लागू किया गया है, यानी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम की एक अधिकतम सीमा तय कर दी। उससे ज्यादा कीमत पर तेल बेचने की अनुमति नहीं है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और नेफ्ता के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। साउथ कोरिया का 67% तेल हॉर्मुज से आता है, इसलिए संकट ज्यादा बड़ा है। यूरोप में भी अप्रैल के अंत तक गैस और तेल की बड़ी कमी की चेतावनी दी गई है। यानी ये संकट सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला वैश्विक झटका है, जहां तेल, गैस और सप्लाई चेन तीनों पर एक साथ असर पड़ा है। इस तेल संकट के बीच ईरान का रुख बता रहा है समझौता इतना आसान नहीं है, और जब तक समझौता नहीं होगा हॉर्मुज बंद रहेगा। अगर यह स्थिति अगले 2 महीने तक बरकरार रही तो वैश्विक जीडीपी लगभग 3% कम हो सकती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब $2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा। खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा आर्थिक तबाही होगी। हॉर्मुज बंद रहने और युद्ध जारी रहने से सऊदी, कतर और कुवैत की जीडीपी 22% तक नीचे आ सकती है। हॉर्मुज बंद रहा तो तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं। इससे दुनिया में मंदी और महंगाई का खतरा पैदा हो जाएगा, और पाकिस्तान जो खुद ईरान और अमेरिका में सीजफायर करवा रहा है, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह ढह जाएगी। यानी ईरान और अमेरिका में सीजफायर दुनिया के हित में है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान पर भरोसा करना दुनिया के साथ धोखा है।